अचानक कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी के प्रति आपका ये कैसे मोह हो गया? तो हमने देखा कि आज के समय में, आज के दौर में जो सोशल जस्टिस पे सबसे सशक्त आवाज़ है, निडर और निर्भीक, वो राहुल गांधी की है। तो हमारा उनके प्रति आकर्षित होना नेचुरल था। महात्मा गांधी के बाद मैं देखता हूँ कि कोई नेता ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, वो राहुल गांधी। कि जो भारत सरकार ने जाति जनगणना की मांग को माना एक तरह से, तो ये क्या राहुल गांधी की ही मांग का असर है, या सरकार ने जो घोषणा की, क्या बिहार चुनाव को देखते हुए की? क्योंकि बिहार में जो सारी पार्टियां हैं वहाँ तो बीजेपी भी जाति जनगणना की मांग के साथ थी, नीतीश कुमार जी। और हमारे देश में भी 90% जो समाज है वो हाशिए पे, जब वो मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा तो ये देश जो है वो तरक्की करेगा। मतलब ये आरोप ये लगता है कि साहब जाति जनगणना के जरिए और इस तरह राहुल गांधी जो है समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये राहुल गांधी का जाति वाला मुद्दा है, जाति जनगणना और तेलंगाना मॉडल और हिस्सेदारी, ये कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगा बिहार में? क्योंकि बिहार में कांग्रेस लगभग कभी आज की तारीख बहुत कमजोर है। तो कांग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग होकर के निकली और ये जो गठबंधन है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करने जा रहा है। तो माना जाए कि कांग्रेस पार्टी अपने सामाजिक न्याय की राजनीति के जरिए, इस मुद्दे के जरिए 2029 का ग्राउंड बना के तैयारी कर रही है। उन राज्यों में जहां कांग्रेस आज की तारीख में बीजेपी के मुकाबले कमजोर स्थिति में है, उन राज्यों में कांग्रेस इस नए मुद्दे के साथ जाएगी। ऐसा है, बीजेपी 24 घंटे चुनाव की तैयारी करती है। कांग्रेस जब 1885 में बनी, या गांधी जी जब लड़ रहे थे अंग्रेजों से, जिसकी कभी सूरज नहीं डूबता था, इतनी बड़ी ताकत से लड़ रहे थे, तो MP MLA बनने के लिए नहीं लड़े। कांग्रेस तो राष्ट्र निर्माण के काम में लगी रहती है। नमस्कार, अमरउजाला.com पर मेरे कार्यक्रम खरी बात में मैं विनोद अग्निहोत्री एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नए मेहमान से मुखातिब हैं, ख़ास मेहमान से। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी कांग्रेस के जो सर्वोच्च नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस की पूरी वैचारिक धारा को ही एक तरह से उलट दिया है। जो कांग्रेस 1990 में राजीव गांधी के नेतृत्व में मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध सड़क से लेकर संसद तक करती थी, आज वही कांग्रेस पिछड़ों के लिए, सामाजिक न्याय देने के लिए, उनकी हिस्सेदारी के लिए पूरे देश में सम्मेलन कर रही है, पूरे देश में माहौल बना रही है। और जातीय जनगणना की मांग को जिस शिद्दत के साथ राहुल गांधी ने पिछले 2-3 सालों से उठाया है, और पिछले लोकसभा चुनाव हों या उससे पहले विधानसभा चुनाव रहे हो राज्यों के, सब में उन्होंने उस मुद्दे को उठाया। और धीरे धीरे कांग्रेस को उन्होंने, जो कांग्रेस यथास्थितिवादी पार्टी थी, स्टेटस कोइस्ट पार्टी, उसको उन्होंने सामाजिक न्याय की पार्टी में बदला है। तो राहुल गांधी की सोच के पीछे कौन है, कौन लोग उनके इस मुहिम को, अभियान को अंजाम दे रहे हैं, उनमें जो से एक प्रमुख नाम है वो है डॉक्टर अनिल जयहिंद का, जो कांग्रेस की OBC डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं। और अभी हाल में ही कांग्रेस ने एक जो कमेटी बनाई है पिछड़ों के आरक्षण को लेके और उनकी हिस्सेदारी को लेके, उसके चेयरमैन हैं, कन्वीनर हैं। तो डॉक्टर अनिल जयहिंद इस समय हमारे साथ स्टूडियो में है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे यहाँ स्टूडियो आए हैं। अचानक कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी के प्रति आपका ये कैसे मोह हो गया? क्योंकि मैं तो जब जानता था डॉक्टर अनिल जयहिंद को तो जनता दल में थे, उसमें तो कांग्रेस के विरोधी खेमे में थे, तो ये अचानक आपका कैसे हृदय परिवर्तन हुआ? नहीं, मेरा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। कांग्रेस ने रायपुर में जिस तरह के प्रस्ताव पास किए, जितनी आबादी उतना हक की बात की, और भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल जी का जिस तरह से यात्रा रही और जिस तरह से वो आम लोगों से, गरीब गुरबा से मिलते थे। तब तो आप नहीं जुड़े थे उनके साथ? मैं जुड़ा नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं YouTube पे वॉच कर रहे थे। हाँ, 3-4 प्रोग्राम रोजाना हर रोज करते, तो हमें वॉच करना, करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है जी, तो राहुल जी की यात्रा को हम वॉच करते थे। और एक जैन मुनि जी का मैंने देखा कि उन्होंने जिक्र किया कि राहुल जी यात्रा में किसी ग्रामीण क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में जा रहे थे, और एक बड़ा बूढ़ा
बीमार सा, फटे हाल, गरीब, बिल्कुल मैले कुचैले कपड़ों में, वो राहुल जी अंतिम से स्तर मिलना का जो चाहता है। हाँ, कहते हैं ना गांधी जी का कि हाँ, हाँ, हाँ। अंतिम पंक्ति का व्यक्ति। अंतिम पंक्ति का वो व्यक्ति, तो वो राहुल जी से मिलना चाहता था। तो राहुल जी की नजर पड़ी तो उन्होंने सुरक्षा कर्मी को आने दो इसको। तो वो जब जाके नजदीक आया राहुल जी के, तो अचानक उसको वॉमिटिंग हो गई। कुछ तबीयत खराब रही होगी, तबीयत गर्मी खराब होगी। रही, थोड़ा बीमार रहा होगा, फिर उम्र भी थी। तो वो जैन मुनि बता रहे हैं उसमें कि कोई भी व्यक्ति होता तो पीछे हट जाता, वॉमिटिंग स्वाभाविक प्रक्रिया यही होती है, स्वाभाविक है, नेचुरल, यही प्रतिक्रिया होती है। हाँ। लेकिन राहुल जी एकदम आगे बढ़ गए, उसको थाम लिया, गिरने से रोका, अपने सीने से लगाया और उसकी पीठ थपथपाने लगे, जबकि वो वोमिट कर चुका था। तो राहुल जी की वो चीजें जो पहले नहीं निकल और ऐसे में एक संक्रमण का खतरा भी रहता है, पता नहीं क्या बीमारी हो उसको। क्या बीमारी हो आपको लग जाए। तो राहुल जी की वो एक, जिसको कहते हैं ना, जो इंसानियत या जो उनके अंदर की जो भावना है, एक बड़ी उच्च किस्म की मानवता की, वो लोगों ने उनकी भारत जोड़ो यात्रा में उनको देखी, उससे पहले लोगों को नहीं पता था। और जैसे महात्मा बुद्ध राजमहल में कभी रहते थे तो उन्हें नहीं पता था, जैसे ही वो निकले वहाँ से तो उनको पता लगा कि आम मानव का क्या दुख होता है, और उसके बाद वो जंगल में निकल गए। कुछ उसी प्रक्रिया से राहुल जी भी गुजरे, मेरा मानना ये है। क्योंकि उसके दौरान उन्होंने देखा कि भी एक समाज जो इस देश का 90% है वंचित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, वो इसके पावर स्ट्रक्चर में, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, आपका मीडिया हो, आपका जो कॉर्पोरेट पूरी व्यवस्था जो है, हाँ, नहीं, जो पावर कंट्रोल जहाँ से होती है, पावर स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट है। हाँ, तो उन्होंने उनकी बातों को उठाना शुरू किया। तो स्वाभाविक है, हम एक्टिविस्ट हैं, हम एक चीज़ में बिलीव करते हैं, सोशल जस्टिस में। तो हमने देखा कि आज के समय में, आज के दौर में जो सोशल जस्टिस पे सबसे सशक्त आवाज़ है, निडर और निर्भीक, वो राहुल गांधी की है। तो हमारा उनके प्रति आकर्षित होना नेचुरल था जी। तो आपकी कैसे मुलाकात हुई राहुल जी से? एकदम आप खुद जाके मिले या उन्होंने बुलाया या कोई बीच में था? नहीं, देखिए ऐसा है कि राहुल जी का जब ये उनका ध्यान गया कि भी एक ओबीसी वर्ग के साथ बहुत ज़्यादा वंचना रही है, और वो अब उन्होंने 25 जुलाई को हमारे भागीदारी न्याय सम्मेलन में भी कहा कि हमने ओबीसी की तरफ जितना ध्यान देना, हाँ, मतलब ईमानदारी से स्वीकार किया उन्होंने। ये ईमानदारी आप देखो ना, महात्मा गांधी के बाद अगर मैंने ये बात तो है, नेता में तो राहुल गांधी कई बार ईमानदारी में ऐसी चीजें बोल देते हैं जो कांग्रेस के तमाम लोग पसंद नहीं करते, या पब्लिक डिस्कोर्स में उसको एक तरह से कमी माना जाता है। महात्मा गांधी लेकिन वो स्वीकार करते हैं जो है ना ईमानदारी को, उस समय के कांग्रेस से कहीं नहीं पसंद करते थे। बिल्कुल ठीक है, तो वो है, महात्मा गांधी के बाद मैं देखता हूँ कि कोई नेता ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, तो राहुल गांधी। जैसे नहीं, मेरा मानना ये है कि ही इज वेरी इंक्यूसिटिव। जैसे सुकरात जिसको बोला, वो था ना, क्वेश्चंस बहुत पूछता था वो, तो गहराई में जा, तो वो आप कोई बात कहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं कि सुन के खत्म, वो और आपसे प्रश्न करेंगे गहराई, हाँ, और गहराई के, और गहराई में जाएंगे, और गहराई में जाएंगे। तो ये इंक्विजिटिव टाइप का उनका जो नेचर है वो है। अच्छा, ये जो आपने शुरू किया लोकसभा चुनाव से पहले संविधान बचाओ सम्मेलन, इसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी इस अभियान की? क्योंकि उसके बाद ये अभी भी आपका चल रहा है और जाति जनगणना की मांग भी उसके साथ जुड़ी। देखिए क्या है कि राहुल जी ये अच्छी बात सोशल जस्टिस की तो बोलते थे। तो एक कार्यक्रम में मैं भी था, तो उसमें कार्यक्रम में राहुल जी ने बड़ी अच्छी स्पीच दी, और हम तो 30-40 साल से इस तरह की स्पीचेस सुन रहे हैं, तो हम पे असर नहीं करते, हम आदी हो गए किस्म से। लेकिन उस दिन मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा। हाँ, ऐसी स्पीच थी उनकी, क्योंकि वो दिल से बोल रहे थे, बड़ी शिद्दत से, पैशनेट बोलते तो दिल से ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बाद में मेरी उनसे बात हुई, फ़ोन पर जैसे बात हुई उनकी रात को, तो उन्होंने उस बारे में पूछा। मैंने उसका हम एक तरह से एनालिसिस, तो मैंने उनको कहा कि सर देखिए, आपकी स्पीच तो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन जो ऑडियंस थी ना, वो जिसको कहते हैं ना, सुपात्र नहीं थी। तो बोले क्यों? मैंने कहा वो आम लोग थे। और होता क्या है, देखिए कांग्रेस में एक कल्चर रहा है कि भाई किसी नेता को कहा जाएगा भाई राहुल जी का ये कार्यक्रम रख दिया, अब उसको एकदम कपकपी चढ़ जाएगी कि भाई राहुल जी का कार्यक्रम है तो भाई वो हॉल है वो भरना चाहिए। अब क्या है कि वो
उस समय टिकट मांगने वाले बहुत घूमते हैं। हाँ, तो सब भीड़ ले आते हाँ, हैं। वो दो आदमियों को कहेगा भाई तूने अगर टिकट लेनी है तो अपनी ताकत दिखा, शक्ति प्रदर्शन कर, इस हॉल को तो वो भर ले आया दे। 50 आदमी लेके, कुछ अब 100 आदमी। वो उनको किसी तरह ढो के ले आएगा, उसको अपने शक्ति प्रदर्शन करना है। और उन लोगों को ना मुद्दों से मतलब हाँ, है ना। उनको ना मुद्दों से, दे आर नॉट सेंसिटिव अबाउट दोज इश्यूज, तो वो ना रिस्पॉन्ड करेंगे ना और कुछ। तो मैंने कहा देखिए, अगर आपको ऐसी स्पीच देनी है तो जो हम जैसे एक्टिविस्ट हैं ना, उनकी ऑडियंस बनाओ, आप उसमें करो। आप सिर्फ एक्टिविस्ट वाले एक ऑडियंस लो। तो फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया 10 दिन, लगभग 10 दिन बाद का, लखनऊ का 10 मई का। हाँ, 10 मई का। तो उसमें मैं फिर लखनऊ चला गया, और जो, क्योंकि हम तो 50 साल से इसी एक्टिविज्म में रहे हैं, तो उस समय जो लखनऊ के 20-25 अच्छे संगठन जो काम करते हैं दलितों में, पिछड़ों में, मैंने सबसे वहाँ पे उनसे बात की। सब ने स्वीकार किया कि राहुल जी हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं और हमें उनका समर्थन करना चाहिए। तो अल्टीमेटली तो 150 संगठन हो गए जी। एक से, जैसे आपके साथ 4 संगठन और जुड़े जिनको मैं नहीं जानता। तो 150 से ज़्यादा संगठनों के प्रतिनिधि हर जिले से 4-4, 3-3, 2-2 उस कार्यक्रम में तो आए। आपने एक सक्रिय ऑडियंस जो है, जो इशू समझते एक्टिविस्ट, सीनियर एक्टिविस्ट, पदाधिकारी टाइप के जो लोग होते हैं संगठन के, जमीन से जुड़े हुए, और हर जिले के, उत्तर प्रदेश के, और उसमें कई तो मतलब 15-20 तो रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स भी थे, जो होता है ना सर्विस के बाद एक्टिविज्म में आ जाते हैं अपने समाज के लिए। तो उस टाइप का ऑडियंस थी वो। और मैंने राहुल जी से ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा स्टेज के ऊपर जो होंगे ना, जो सोशल लीडर्स हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, वो होंगे, उसमें पॉलिटिशियंस नहीं होंगे। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट जो किया। कांग्रेस की संस्कृति के अलग करके आपने हाँ, काम हाँ। किया। कांग्रेस से हर राजनीतिक पार्टी में नेतागिरी हाँ, होती है। तो वही बात है, जब तक मैं राहुल जी से नहीं मिला था, मैं राहुल जी को ढंग से नहीं जानता था कि वो कितनी शिद्दत से सोशल जस्टिस के प्रति कमिटेड है। ठीक है, तो ऐसे हमारे एक्टिविस्ट हालांकि पॉजिटिव रहे, लेकिन जब उन्होंने राहुल जी की लाइव स्पीच देखी आमने सामने, और वो जो एक एनर्जी का होता है ना, एक कनेक्ट बना उनका, कनेक्ट बनता है लाइव में। ठीक है, पैशन, उनका फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन, वो अलग ही होती है। आप वीडियो देख लेंगे वो इफेक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल। ठीक है, मान लो आपका गायक कलाकार का भी आप लाइव कंसर्ट देखते तो अलग इफेक्ट आता है, और उसका यूट्यूब पे देखेंगे अलग है। हाँ, तो वो जब लोगों ने देखा ना, तो सब एकदम जो है कि भाई नहीं, ये राहुल जी के। और उसके बाद आप 10 मई के बाद आप देखिए, क्योंकि वो हौसला बढ़ एक्टिविस्ट गया। फैल गए। हाँ, एक्टिविस्ट फिर डिस्ट्रिक्ट्स में फैल गए जहाँ जहाँ वो काम करते हैं, और फिर आवाज़ चली गई। तो जो माहौल बना उत्तर प्रदेश में 10 मई के बाद की पोलिंग में, पहले भी कुछ सीटें आई होंगी, लेकिन स्ट्राइक रेट अगर आप देखो कितने % जीती, तो वो गजब का आया। और आपको क्या लगता है कि जो भारत सरकार ने जाति जनगणना की मांग को माना एक तरह से, और घोषणा की 2026 में जब जनगणना होगी तो जाति जनगणना शामिल की जाएगी, तो ये क्या राहुल गांधी की ही मांग का असर है, या सरकार के अंदर भी कोई गुड सेंस प्रिवेल किया? देखिए, मैं थोड़ा सा, मेरे को 1 मिनट का समय दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पिछले साल, आज 30 जुलाई है जी, 1 साल पहले 29 जुलाई 2024 पार्लियामेंट ऐसे ही चल रही थी जैसे आजकल चल रही है। जाति जनगणना के ऊपर बात हो रही थी, और राहुल जी का बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था। अनुराग ठाकुर ने पता नहीं क्या क्या, वो शब्द तो मैं खैर अपनी ज़बान पे ला नहीं सकता। और मोदी जी कह रहे थे कि जो जाति जनगणना की बात करता है वो अर्बन नक्सल होता है, वो पापी शब्द का भी इस्तेमाल हुआ। तो उस समय, मैं फिर डेट पे आता हूँ, 29 जुलाई 2024 और 2:45 बजे के आसपास का समय था, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है ये। राहुल जी का बोलने का समय आया तो वो खड़े हुए बड़े शांत तरीके से, उन्होंने कहा मोदी जी की तरफ देखते हुए कि मोदी जी, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, लेकिन जाति जनगणना आपकी सरकार के द्वारा और इसी लोकसभा के कार्यकाल में मैं आपसे करवा के ही रहूँगा। और एग्जैक्टली 9 महीने बाद 30 अप्रैल को मोदी जी ने घोषणा कर दी कि जाति जनगणना होगी। अब उसके पीछे एक ये भी लोग कहते हैं कि दबाव, अब मेरे पास कोई कंफर्म नहीं है जानकारी कि इतना दबाव जनता में बन गया था कि मोदी जी को कहा कि पॉलिटिकली भाई एक सुसाइडल हो जाएगा अगर हम जाति जनगणना ना करें। और एक दिन पहले उनके साथ सरसंघ चालक भी मिले हैं, उन्होंने भी उनको कुछ बताया होगा या नहीं बताया होगा, ये सब कयास है खैर, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी। लेकिन अब जाति जनगणना जो है ना, इतनी सिंपल नहीं है, आम आदमी को समझनी पड़ेगी।
जातीय जनगणना का मतलब ये नहीं कि इस जाति के इतने लोग हैं ये गिन लिए। ये तो 1931 में भी अंग्रेजों के समय में ही होती थी। 2011 में भी कुछ हाँ, हुआ था। कंप्यूटर भी नहीं था और ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी हुई थी। हाँ। अब जो तेलंगाना में जातीय जनगणना हुई है, जिसका नाम दिया है सीप कास्ट सर्वे, SEEP कास्ट सर्वे, उसमें S इज फॉर सोशल, 3 जो E हैं वो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट और P फॉर पॉलिटिकल। तो ये 5 डायमेंशंस जो हैं ये हर व्यक्ति के उन्होंने किए, 54 क्वेश्चंस पूछे हैं। मतलब ये सब उसमें शामिल होना चाहिए। हाँ, तभी पता लगेगा ना डायग्नोसिस कि भाई कि शेयर की हिस्सेदारी किस कितनी जाति की सोशल क्या पोजीशन है, इकोनॉमिक क्या है, एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एजुकेशन में क्या है, पॉलिटिक्स में क्या हिस्सेदारी है, तो फिर उसका एनालिसिस होगा। तो ये है MRI जिसका जिक्र राहुल जी करते हैं। हाँ कि MRI कराना चाहिए। तो मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसका आप MRI करेंगे तो बीमारी का पता लग जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ फोटोग्राफ खींच लें आप उसकी, तो उससे अंदर की बीमारी का नहीं पता लग रहा। तो जाति अगर सिर्फ गिनी तो वो तो फोटो खींचने के बराबर होगा, और अगर ये जो तेलंगाना मॉडल पे कर दी तो वो होगा फिर MRI। तो उससे हमारे समाज की बीमारी का पता लगेगा। इसका मतलब अभी जो राहुल गांधी और उनकी टीम या आप लोग हैं, अभी सिर्फ जाति जनगणना से संतुष्ट नहीं, आपका मानना है कि सीप वाली तेलंगाना मॉडल, हाँ, उससे भी बेहतर किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि उससे बेहतर नहीं हो, मतलब वो एक तरह से एक मॉडल है, लेकिन कम से कम उतना तो होना चाहिए। तो वो होना चाहिए। उससे क्या होता है कि अब क्योंकि MRI की बात आ गई और मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो मैं आपको उसी तरह से बताना चाहूँगा। तो मुझे लगता है कि जो सरकार ने जो घोषणा की, क्या बिहार चुनाव को देखते हुए की, क्योंकि बिहार में जो सारी पार्टियां हैं वहाँ तो बीजेपी भी जाति जनगणना की मांग के साथ थी, नीतीश कुमार जी, और तो वो बिहार में चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता था ये, जिसको शायद सरकार ने मान करके कमजोर कर दिया है। जो महागठबंधन इसको एक बड़ा मुद्दा बना था। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जितने भी काम करते हैं ना चुनाव की दृष्टि से करती है। तो ये जो कांग्रेस का काम है या जो जाति गणना की मांग है, वो लॉन्ग टर्म हमारे समाज के सब तबके मुख्य धारा में आए। जैसे आपने जिक्र किया, हमारा एक इलाहाबाद में भी वो प्रयागराज में संविधान सम्मेलन हुआ, उसमें राहुल जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, समझ लीजिए, कल्पना कीजिए कि एक हवाई जहाज़ है और उस हवाई जहाज़ में 10 इंजन लगे हुए हैं और वो उड़ रहा है, लेकिन पेट्रोल सिर्फ एक इंजन में जा रहा है, तो वो डगमगाएगा, ढंग से नहीं उड़ पाएगा। लेकिन अगर उसके 10 के 10 इंजन में पेट्रोल चला गया तो गजब की उड़ान होगी उसकी। हमारे देश में भी 90% जो समाज है वो हाशिए पे है। जब वो मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा तो ये देश जो है वो तरक्की करेगा। मतलब ये फिर आगे सुपर पावर बनने की, जो प्रबुद्ध भारत बाबा साहब कहते थे, सशक्त, समृद्ध, खुशहाल। वो कहते थे ना हिंदू भारत ना मुसलमान भारत, प्रबुद्ध भारत, सशक्त भारत, खुशहाल भारत। हाँ, तो वैसा देश बनेगा। तो चूंकि राहुल गांधी के बारे में पहले शुरू में महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित रहे वो, अब बाबा साहब अम्बेडकर का भी प्रभाव उनके ऊपर काफ़ी दिखाई पड़ता है उनकी बातों में, बातचीत से ये। तो और आप लोहियावादी रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से जुड़े रहे हैं, और लोहिया जी को कांग्रेसी थोड़ा हजम नहीं कर पाते ज़्यादा। कभी आपका राहुल जी से चर्चा के दौरान इस पर कभी कोई बातचीत हुई कि इसको लेकर? नहीं, मैं इस विषय पे सोशल जस्टिस के जनक तो अम्बेडकर और लोहिया माने जाते हैं। हाँ, नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एज सच पर्सनैलिटीज़ पे ज़्यादा बात नहीं होती। देखिए, मैं बताता हूँ। तो जैसे एक बार प्रतिनिधि मंडल जो है नोनिया समाज के लोग मिले और उन्होंने यही डिमांड रखी यूजुअल के, हमारे मंत्री विधायक सांसद। हाँ, और रात को उनका 10-11 बजे मेरे को फ़ोन राहुल जी का आया, बोले भाई इस पूरे समाज की तरक्की के लिए क्या किया जाए, कुछ इनके लिए विशेष बैंक खोला जाए। मतलब मैं हैरान रह गया कि शाम को 6 बजे हमारी मीटिंग ख़त्म हो गई थी, रात को 10-11 बजे भी यही बात उनके दिमाग में घूम रही है कि क्या कुछ और हो सकता है उनके लिए समग्र विकास की। हाँ, समग्र विकास, जो समग्र विकास वाली बात रहती है कि पूरे समाज का हो। 4 MLA बन गए तो उससे वो MLA अपना विकास कर लेंगे, समाज का तो कहने के लिए हो जाएगा कि हाँ भाई वो एक वो हो जाती है, चलो हमारे समाज का भी एक विधायक बन गया, टोकन जो है। हाँ, तो उनकी ये सोच है, गहरी सोच है। लेकिन जैसे एक आरोप ये लगता है कि साहब जाति जनगणना के जरिए और इस तरह राहुल गांधी जो है समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो समाज जाति विहीन होना चाहिए वो जातियों में बांटना चाहते हैं, और खासकर ये आरोप
तो पहले बीजेपी को लोग भी लगाते थे, लेकिन अब वो इसलिए नहीं लगाते, जाति जनगणना उन्होंने मान लिया है, लेकिन ये आरोप लगता है। और कांग्रेस के भीतर भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो पुराना नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, खासकर जो समाज के अगले वर्गों से आता है, उसको भी लगता है कि जाति जनगणना की मांग जो है ये थोड़ी नुकसानदेह है। आपका क्या मानना है, क्योंकि आप इस पूरी प्रक्रिया आपने शामिल जिक्र हैं? किया बाबा साहब अम्बेडकर का, महात्मा फूले, लोहिया जी, सब जाति विहीन समाज बनाना चाहते थे। कोई भी नहीं चाहता कि जाति, क्योंकि जाति तो एक किस्म का कैंसर है हमारे देश में। और जापान में सब जापानी है, चीन में चीनी है, जर्मनी में जर्मन है, हमारे देश में जातियां हैं। हमारा तो धर्म भी, भारतीय ढूंढने पे नहीं मिलेगा जाति। हमारे यहाँ तो धर्म भी है कि अब हाँ, जाति तो देखिए खत्म होते नहीं है। लेकिन तेलंगाना का सर्वे में एक अच्छी बात निकल के आई है कि वहाँ पे एक कॉलम रखा गया नो कास्ट वाला। मुझे सबसे जाति पूछी जा रही है, भाई आप ये भी लिखते हैं मेरी कोई जाति नहीं है, तो 3.4% लोगों ने अपने आप को नो कास्ट बताया। अच्छी बात है। हाँ, मतलब लोगों के तो अंदर ये चाहे चेतना, छोटी फिगर हो, हाँ नहीं, चेतना तो शुरू हो हाँ, गई। शुरुआत है आप कह सकते हैं। तो अब आप ही जाति जैसे जय हिंद लिखते हैं, अनिल हाँ, जय हिंद। तो जाति विहीन समाज कैसे बनेगा? देखिए, जातियां इसलिए कायम भी हो रही हैं कि जातियों में फ़र्क बहुत है, ऊंच नीच का, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, हर तरह का अभी इनइक्वलिटी है, गैर बराबरी है। जिस दिन ये गैर बराबरी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आप देखते ना भाई कॉरपोरेट कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं अलग अलग जातियों के, लेकिन आपस में शादी विवाह हो रहे आते हैं वहाँ पे, क्योंकि इनइक्वलिटी नहीं है। वो भी मैनेजर है, वो भी मैनेजर है, दोनों सोशल स्टेटस एक हो जाता है, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस एक है, प्रोफेशनल एक है, तो मैरिजेज भी होती हैं। और जाति चलती कैसे है? एंडोगैमी जिसको है ना, जाति के अंदर जब हम विवाह करते हैं तो उससे चलती है जाति, और जब हम अंतर जातीय विवाह करते हैं तो जाति टूटती है। तो ये इनइक्वलिटी, गैर बराबरी, असमानता जो है कम होती है, तो उसमें जाति टूटेगी। और हमारे देश के भविष्य के लिए ये लोहिया जी भी कहते थे, जाति विहीन समाज की बात करते थे वो, और बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फूले। जिस दिन हमारे देश में जाति विहीन समाज बन जाएगा, इस देश का मुकाबला नहीं है। तो ये उसी के लिए है। तो जाति जनगणना एक जाति विहीन समाज बनाने में अपना योगदान देगी, और जितना जल्दी ये काम हो जाए उतना अच्छा है। आप चूंकि लगातार इस अभियान में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, तो बिहार का चुनाव बिल्कुल अब आने वाला है अक्टूबर में। कांग्रेस वहाँ बहुत मेहनत कर रही है, आप खुद कई सम्मेलन कर चुके हैं वहाँ पर, राहुल जी जा रहे हैं लगातार। तो आपको क्या लगता है कि जो बिहार में, चूँकि बिहार देश का ऐसा राज्य है जहाँ राजनीति में जाति सबसे प्रमुख है, तो उत्तर प्रदेश में भी है और राज्य में भी है, लेकिन बिहार में बिल्कुल जाति राजनीति कॉन्शियसनेस सबसे ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये राहुल गांधी का जाति वाला मुद्दा है, जाति जनगणना और तेलंगाना मॉडल और हिस्सेदारी 90%, 93% और सारा जो पूरा नैरेटिव है, ये कांग्रेस को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा बिहार में? क्योंकि बिहार में कांग्रेस लगभग कभी आज की तारीख में बहुत कमज़ोर है, उसका वोट परसेंटेज भी 6-6.5% है। और देखिए, ऐसा है कि बिहार में पहला संविधान सम्मेलन 18 जनवरी को हम लोगों ने किया था, और जो अति पिछड़ा वर्ग है वहाँ पे, उसका कांग्रेस को, राहुल जी को बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला पहले प्रोग्राम में। और उसमें जो वहाँ के अध्यक्ष बने हैं वो एक दलित समुदाय से, रविदास जी, जो बाबू जगजीवन राम जी, वो पूरा समाज कांग्रेस के साथ पहले रहता था। मीरा कुमार जी उसी समाज से, मीरा कुमार जी भी उसी समाज से, बीच में बहुजन समाज पार्टी की तरफ भी रुझान हुआ उनका, लेकिन वो सब अब कांग्रेस में वापस आ चुके हैं। और अति पिछड़ा समाज जो नीतीश कुमार जी की कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है, उनका वोट बैंक, वो सारा का सारा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, और ये अपने जो हम कराते रहते हैं सर्वे कह लीजिए, कुछ भी, उसमें भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि भारी संख्या में अति पिछड़ा समाज कांग्रेस की तरफ जुड़ चुका है। माइनॉरिटी, क्योंकि गठबंधन है, वो आरजेडी के साथ भी रहते हैं, कांग्रेस से बहुत ज़्यादा लगाव है माइनॉरिटी का भी,
तो कांग्रेस बहुत स्ट्रांग होकर के निकली और ये जो गठबंधन है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करने जा रहा है। नहीं तो इससे आरजेडी को खतरा तो नहीं महसूस हो रहा है? कांग्रेस का जो राइज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, राष्ट्रीय जनता देखिए दल। वो मैं नहीं जानता, और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि कोई पोचिंग या इधर को एनकरेज नहीं करना को, ठीक है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो वो एक दूसरे के साथ ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे डायरेक्टली। और जो अति पिछड़ा समाज है वो कुछ कारण हैं कि वो आरजेडी से नहीं जुड़ेगा, मतलब नहीं जुड़ रहा, वो वहाँ से नीतीश जी से हट के आ रहा है तो वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। तो उसके कुछ कारण रहे होंगे, कांग्रेस का पुराना जो इतिहास है या राहुल जी के प्रति आकर्षण है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि वो नीतीश कुमार जी से दूर होकर के या बीजेपी के गठबंधन से जो दूर होकर के इस तरफ आ रहा है। और भारी संख्या में आप जाके देखिए सदाकत आश्रम में 6 महीने पहले क्या स्थिति थी और आज क्या है? हाँ, मेला लगा रहता है सदाकत, डेली 200-400 आदमी ज्वाइनिंग में आते हैं और जाने माने लोग होते हैं। मेरे को अभी 2 दिन पहले अपना जो हमारे अति पिछड़ा समाज के अध्यक्ष हैं शशि भूषण अपना प्रजापति, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि बीजेपी का जो अति पिछड़ा समाज का जो अध्यक्ष है वो ज्वाइन कर गया। मतलब ज़्यादातर अति पिछड़े लोग ही आ रहे हैं। कौशल या कुछ ऐसा नाम है, बीजेपी का अति पिछड़ा का जो अध्यक्ष था बिहार का, वो ज्वाइन कर गया। क्योंकि बिहार में अति पिछड़ों पर नज़र सबकी है। नीतीश कुमार की तो वो का जनाधारी माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी वही, उनकी अपनी जाति का वोट तो बहुत 3-3.5% ही है। तो अति ईबीसी की जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की, बीजेपी भी उस पर नज़र गड़ाए हुए हैं, कांग्रेस भी उसी पर काम कर रही है और प्रशांत किशोर भी उस पर काम कर रहे हैं। वो आरजेडी को चलिए, आरजेडी तो अपना जो उनका एमवाई गठबंधन है उसी पर ज़्यादा फोकस है। तो ऐसे में अगर ये अति पिछड़ा 3 हिस्सों में बढ़ता है तो नुकसान तो फिर एनडीए का ही होगा। 3 हिस्सों में नहीं बटेगा, ये इंडिया गठबंधन की तरफ आएगा और कांग्रेस की वजह से आएगा। मैं तो बहुत तो बिहार का ये प्रयोग उत्तर मैंने 4 प्रोग्राम कर दिए वहाँ पे संविधान सम्मेलन बिहार के, उसमें हम सोशल एक्टिविस्ट को ही जोड़ते हैं, पॉलिटिशियंस को नहीं जोड़ते हम लोग, जो सोशल एक्टिविज्म में लोग होते हैं। मैंने जैसे बताया हाँ वो तो आपने बताया मुझे। भारी संख्या में अति पिछड़ा समाज, देखिए ऐसा है कि अति पिछड़ा समाज के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है, मैं ये कहूँगा। वैसे तो हम मानते हैं दलितों के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है, ठीक है, फिर ये आदिवासियों के साथ, लेकिन उनको फिर भी प्रोटेक्शन मिला है कि उनको आरक्षण मिल गया विधानसभा लोकसभा में, बहुत पहले मिल गया था उनको, ठीक है, आदिवासी को नौकरियों में मिला। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है जो उनको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये जो समाज है बहुत कमज़ोर है, अति पिछड़ा समाज। अच्छा, इनकी संख्या भी कम होती है गाँव में? नहीं, संख्या क्या है कि अगर ये एक हो जाए, अब बिहार के जातीय आंकड़े बताते हैं कि 37% इनकी पॉपुलेशन है, उसमें 12% तो पसमानदा मुस्लिम वाले अति पिछड़े हैं, लेकिन 25% जो है जो दूसरे जो हिंदू अति पिछड़े हैं। तो ये 25% पॉपुलेशन होना वो उसकी, या 37% अपने आप में बहुत बड़ी वो है, ठीक है। लेकिन ये आप वाली बात है कि कास्ट वाइज ये थोड़ा बिखर के रहता है, इसलिए पार्टियों से इनको टिकट नहीं मिलती, लेकिन अब ये एकजुट हो रहे हैं। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, आपके पास रिपोर्ट आएगी कि गांधी मैदान में मैं समझता हूँ लाखों की तादाद में एक रैली चल रही है विश्वकर्मा समाज की, अभी इस समय। अच्छा। और उसमें जो 5 विश्वकर्मा समाज के जातियाँ हैं, जिसमें बढ़ई, सुनार, लोहार, कुम्हार और ये ठठेरा, ये जो शिल्पकार कारीगर, ये 5 एक होकर विश्वकर्मा समाज के नाम से रैली कर रहे हैं इस समय, और वो लाखों की संख्या में है। हाँ, तो उनके अंदर ये एकजुट हो रहे हैं, पहले ये बटे रहते थे जातियों में, सुनार अलग है, लोहार अलग है, बढ़ई अलग है। अब उनका में भाईचारा स्थापित हो गया कि हम विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र हैं। हाँ, क्योंकि बेसिकली शिल्पकला का काम तो इन्हीं के पास। तो ये एक अच्छी घटना हो रही है और उससे एकजुटता से वो डॉक्टर साहब, ये बाकी ये है कि उनके लिए मेरा पर्सनल निजी तौर पे मानना है, ये पार्टी का नहीं है, मैं कह रहा अभी, हो सकता है कल को पार्टी का हो जाए, कि इन लोगों के लिए भी ऐसी आरक्षण होना चाहिए जो अति पिछड़ा समाज है, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए विधानसभा में। अदरवाइज इनका आना, इनका रिप्रेजेंटेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। और SC/ST एक्ट टाइप के इनके लिए भी कोई प्रोटेक्शन की EBC एक्ट या कुछ तरह बने। डॉक्टर साहब, अगर बिहार में आपका प्रयोग सफल रहा,
जो कि आपको बहुत उम्मीद है कि सफल रहेगा ईबीसी को लेकर के, एमबीसी ईबीसी जो भी हम लोग कहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी इसको दोहराएंगे? और उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान जो राज्य हैं, खासकर छत्तीसगढ़ जहाँ बड़ी संख्या में ईबीसी हैं, तो वहाँ भी इसको ऐसा है, राहुल जी से अगर आप इस तरह से इनफॉर्मल वे में बात करें तो उनका एक दो बातें निकल के आती हैं। एक तो अन्याय उनको ना बर्दाश्त नहीं है, एक चीज़, और जो मदद का है तो एक बातचीत में उसको अच्छे शब्दों में मैं कैसे कहूँ, लेकिन एक मोटी बात कहता हूँ मैं कि जितना पिछड़ा उतनी मदद, कि जो जितना बैकवर्ड है उसको उतनी ज़्यादा सपोर्ट या मदद उसको मिलनी चाहिए। ये राहुल जी का फार्मूला है, सिद्धांत है। तो उसमें नेचुरली अति पिछड़ों को ज़्यादा आउट ऑफ वे जा करके उनको हेल्प की ज़रूरत है। ये उनका सिद्धांत है बेसिकली राहुल जी का। अच्छा, जो ये कमेटी बनाई है जिसमें एक्स चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, गहलोत साहब हैं, भूपेश बघेल जी हैं, सिद्धारमैया जी तो चीफ मिनिस्टर हैं भी, आप उसके कन्वीनर हैं, इस कमेटी का क्या काम होगा? क्योंकि ओबीसी डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी है। देखिए, हाँ, आए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि मैं ओबीसी डिपार्टमेंट का अभी हाल में ही बना हूँ अध्यक्ष, आपने देखा और ये बहुत पुराना है जी, हाँ, बहुत पुराना, हाँ, कई दशकों से, लेकिन डिफंक्ट था ये, डिफेंक या ये उन लोगों को जहाँ कोई जिसको कोई पद नहीं मिलता था, चलो ओबीसी डिपार्टमेंट जाके लेके कम से कम पोस्ट ले लें, आईआईसीसी में कमरा मिल गया और वो बस। हाँ, लेकिन मैंने भी महसूस किया कि एज ओबीसी डिपार्टमेंट मैं इसमें क्या कर पाऊंगा। वो कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता, कुछ ऐसा। तो मैंने कहा हमारे इतने नेता हैं तो इनकी पावर को भी अगर मैं इसके साथ जोड़ दूंगा तो ये पावरफुल हो जाएगा, फिर ये कुछ कर पाएगा, कुछ प्रोडक्टिव काम। तो लेकिन हमारे संविधान में नहीं था ऐसा कुछ प्रोविज़न। तो फिर मैंने राहुल जी के सामने आइडिया रखा, वो कन्विंस हुए, उन्होंने फिर खड़गे जी से बात की, सबसे जो भी हमारे तो पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, वर्किंग कमेटी वगैरह, खैर सबसे बात करके फिर इसको अप्रूव किया गया। और अब जो टॉप के 20-25 नेता हैं, 24 आदमियों की कमेटी है, तो वो सब ओबीसी के लीडर्स इससे जुड़ गए। और वो जब जुड़ गए इससे तो इसका एक और एक 11 होता है ना, जैसे वजन और बढ़ गया, वजन, इसकी ताकत। हम लोगों ने बेंगलोर में 2 दिन एक इसकी मीटिंग की, सब साथ रहे, साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं, एक दूसरे के रूम में जा कर के कर रहे हैं, और फिर बहुत अच्छे आइडियाज़ उससे निकल करके आए। और एक कहना एक ब्रदरहुड की भी फीलिंग निकल करके आए कि सब मिल करके अब हम इस काम को, राहुल जी का जो है मिशन, उसको पूरा करेंगे। और उसी का नतीजा ये है कि जो 25 तारीख की ताल कटोरा की हुई है, इसमें आप आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया कि बस में बैठ के आ जाना। लोग जितने अंदर थे उससे 3 गुना बाहर थे, वो तो हम लोगों ने देखा। हाँ, तो एक आदमी को मैंने 1 रुपया नहीं दिया कि बस में बैठ के आ जाना, या जैसे बसेज लगाई जाती हैं इस तरह के कार्यक्रम के लिए, या रहने की व्यवस्था की जाती है। अब किसी संस्था ने वो अपनी संस्था लेकर के आ रही है, भाई कोई 5 लोगों को ले आया, या कोई अपनी गाड़ी में इनोवा में 4 आदमियों को बिठा लाया, वो एक अलग चीज़ है। तो ये राहुल जी के प्रति आकर्षण है। आम तौर पे ऐसा होता नहीं रैलीज में, आप देखना। मेरे को एक कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता जो पुराना, वो मेरे को मिला, वो बोला कि हर रैली में मैं देखता था यहाँ बसेज लगी होती थी सैकड़ों की संख्या में, पहली बार मैं देख रहा हूँ एक भी बस नहीं नजर आई, लोग हैं और लोग पूरे हैं। तो ये राहुल जी का जो सोशल जस्टिस का है। और दूसरी बात, ये जो 24 नेता जुड़े बड़े, ये उनकी भी ताकत है। हाँ, मतलब वो अपने, हाँ, तो ये इसीलिए संभव हो पाया। मैं अकेला होता ना, मैं शायद ताल कटोरा को आधा भी ना भर पाता। तो ये सब जो ताकत जो जोड़ी है ना, जो 1 और 1 11 वाली कहावत है, वो हो गई है उसमें। मुझे लगता है आपका जो ये आपकी जो सहजता है और जो आपका ये उदारता है कि आप सबको जोड़ के एक काम को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि आप वैचारिक रूप से एक मिशनरी भाव से काम कर रहे हैं। आपको अपनी राजनीति नहीं चमकानी है। अपनी राजनीति चमकानी होती तो आपका तमाम सारी पार्टियां हैं सोशल जस्टिस की, चले जाते, टिकट भी मिल जाता है, एमएलए भी हो जाते, एमपी भी हो जाते, लेकिन इसीलिए आप सबको साथ लेके चल रहे हैं। वरना राजनीति में तो सारा श्रेय लोग खुद लेते हैं। नहीं, मिशनरी जील जिसको कह सकते हैं ना, वो आ जाती है जब आप कोई काम करते हो, अपने आप आती है। मुझे कईयों ने ये भी कहा कि आप क्यों इतने बड़े नेता, आप गौण हो जाएंगे या आपकी
अथॉरिटी कम हो जाएगी डिपार्टमेंट में वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा नहीं, हमारा डिपार्टमेंट पावरफुल हो जाएगा, मेरी तो ऑटोमेटिकली अथॉरिटी बढ़ जाएगी। हाँ। डॉक्टर साहब, ये बस अब चूंकि चर्चा को हम कंक्लूड करेंगे, आगे इस आपकी जो सोशल जस्टिस की जो प्लान है, जिस जाति जनगणना की मांग सरकार ने मांग ली है, आप फोकस करेंगे कि उस सीप वाले मॉडल पे हो। संविधान सम्मेलन आपके चल ही रहे हैं जगह जगह, अभी आगे और क्या करने का विचार है, क्या आइडिया है जिससे इस मुद्दे को और ज़्यादा व्यापक बनाए, और उन राज्यों में जहाँ ये मुद्दा उतना गर्म नहीं, जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, चलिए बिहार उत्तर प्रदेश में तो या महाराष्ट्र में तो ये सोशल जस्टिस की लड़ाई बहुत पुरानी है, और आप जब जा रहे हैं तो लोग इस पर जुड़ रहे हैं। लेकिन ये राज्य जिनको एक तरह से फ्यूडल स्टेट माना जाता है, जहाँ प्रिंसली स्टेट्स थे, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ये भी कांग्रेस के ज़माने में गढ़ रहे हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, इनके लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्या अगला कदम? देखिए, राजस्थान में मैं होके आया हूँ, अभी एक मीटिंग की है मैंने। एक होता ना कि राजस्थान में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आने वाला है सोशल जस्टिस के आंदोलन के लिए। एक विक्टर हुगो की कहावत है कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। ठीक है, तो अब सोशल जस्टिस वो आइडिया है, किस्म का समझ लीजिए, अनथिंकेबल है मेरे लिए भी राजस्थान में कि इस तरह की वो एक ग्राउंड तैयार हो चुका है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान में इस सोशल जस्टिस के इस इशू पे ज़बरदस्त ग्राउंड तैयार हो चुका है। तो माना जाए कि कांग्रेस पार्टी अपने सामाजिक न्याय की राजनीति के जरिए, इस मुद्दे के जरिए 2029 का ग्राउंड बना के तैयारी कर रही है। उन राज्यों में जहां कांग्रेस आज की तारीख में बीजेपी के मुकाबले कमजोर स्थिति में है, उन राज्यों में कांग्रेस इस नए मुद्दे के साथ जाएगी। ऐसा है, कांग्रेस चुनाव की तैयारी, बीजेपी 24 घंटे चुनाव की तैयारी करती है। कांग्रेस जब 1885 बनी, या गांधी जी जब लड़ रहे थे अंग्रेजों से, जिसकी कभी सूरज नहीं डूबता था, इतनी बड़ी ताकत से लड़ रहे थे, तो MP MLA बनने के लिए नहीं लड़े। कांग्रेस तो राष्ट्र निर्माण के काम में लगी रहती है, उसमें ये तो बाय प्रोडक्ट है, जनता समर्थन दे, चुनाव में जीता है, लेकिन सिर्फ चुनाव को लेकर के कोई काम नहीं होता, मैं ये कहूँगा। मतलब आपकी जो मुहिम एक सामाजिक परिवर्तन की मुहिम है, देश निर्माण, राष्ट्र सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की, राष्ट्र निर्माण की मुहिम है, कोई सिर्फ चुनावी मुहिम नहीं है। इसका फायदा चुनाव में मिल जाए पार्टी को, वो अलग बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जय हिंद, अनिल जय हिंद जी, आपने समय निकाला और इस मुद्दे पे विस्तार से, आपका धन्यवाद, आपने इतने दर्शकों से विस्तार से बात बोलने का मुझे बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल जय हिंद साहब। और अगले फिर कभी मौका लगेगा तो फिर आपसे चर्चा करेंगे, और अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, और तब तक के लिए मुझे विनोद अग्निहोत्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।